मेरे दोस्तों, यूँ तो सभी को पूरे पिंपरी चिंचोड़ के उलमा को दावत दी गई और 20 तारीख में जो ये भी बिल आया है, इसकी मुखालिफत में कुल जमात की तरफ से जो इक़दाम होने वाला है, सबसे पहले उलमा के सामने रखना ज़रूरी समझूंगा कि जब ये हालात पेश आए तो उस वक्त हंगामी तौर पर इन हालात के ताल्लुक से क्या कदम उठाए जाए, इसको सोचने के लिए मक्का मस्जिद कालेवाड़ी सदर दफ्तर जमीयत उलमा अर्शद मदनी में हाजी गुलजार साहब की सदारत में पहली मीटिंग हुई और उसी वक्त जो है ये तय किया गया कि इसकी पुरजोर मुखालिफत होना बहुत ज़रूरी है। और इत्तेफाक ऐसा था कि वो जब मीटिंग हुई तो पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था। अच्छा। और उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा में इतने जल्दी आ जाएगा जी, लेकिन फौरन राज्यसभा में आया। सुबह ही हाजी साहब का फ़ोन आया कि भाई दूसरे दिन ये राज्यसभा में भी पास हो गया, अब क्या नया कदम क्या होना चाहिए। फौरन वहाँ से मुलाकात करके मक्का मस्जिद के सदर दफ्तर पर बैठकर तमाम लोगों को दावत दी गई, जिसमें फौरी तौर पर हमारे जमीयत उलमा महमूद मदनी के सदर मोहतरम हंगामी तौर पर वहाँ पहुँचे और दीगर अहबाब मौलाना उमर गाजी साहब तमाम ने बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर और अकील मुजावर साहब और शहर के दीगर कायदीन दानिश्वरान वहाँ पहुँचे और सब ने मिलकर ये तय किया कि ठीक है राज्यसभा में बिल पास हो भी गया, लेकिन इसकी मुखालिफत होना बहुत ज़रूरी है, मुखालिफत होनी ही चाहिए। इसलिए 20 तारीख में आने वाले जुमा में एक एहतिजाजी धरना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला पिंपरी में रखा। उस दरमियान ये बात आई कि उम्मत तक एनआरसी की खतरनाक है और एनआरसी के नतीजे में उम्मत जिन हालात का शिकार हुई है और फिर एनआरसी से पहले शरीयत तरमीमी बिल को पास करने के पीछे की साजिश, इन तमाम से वाक़ियत जब तक हमारे उलमा को नहीं होगी, जब तक उम्मत वाकिफ नहीं होगी सही माना में। उलमा का हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हमारे उलमा खिताब करते हैं, तो मशवरा हुआ कि किसको बुलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर मौलाना का काम बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे चल रहा है। मौलाना अकबर हाशमी साहब हमारे दरमियान हैं, जो इस्लाम माशरा फाउंडेशन के जिम्मेदार हैं। एडवोकेट वसीम साहब मौलाना सोशल मीडिया पर बहुत काम कर रहे हैं। उम्मत की हर बारीकी की तरफ और हर हालत की तरफ मौलाना की नज़र होती है। मैंने अभी कहा कि मौलाना बहुत दूर तक सोचते हुए एक जो बड़ा काम मौलाना ने किया है, जिसकी नज़ीर शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेंशन योजना अकाबिर उलमा जो माजूर हो चुके हैं, ऐसे उलमा के लिए मौलाना ने माहाना एक रकम मुतय्यन करके अभी तक नया ही काम शुरू हुआ है। माजूर उलमा और जो अपने ओहदे से बर्खास्त हो चुके उलमा, जिनका कोई यारो मददगार नहीं है, दवाओं के अखराजात उनके बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे उलमा के लिए एक खतीर रकम हर महीने का तयन किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से मौलाना इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये हम सब के लिए सराहनीय, और इस बात पर मैं मौलाना का हम सब उलमा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं एक जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवा चला था और मौलाना नैयर साहब एक
वो शख्सियत है जिसके लिए मैं ये शेर कहूँगा कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। हालात को लेते हुए, हालात को समझते हुए मौलाना हर वक्त ये इस बात के कोशा रहते हैं कि मसले की इख्तिलाफ वाला इताक रख कर हम मुत्तहिद रहें। और इस वक्त उन मीटिंगों में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमात की तरफ से हाजी गुलजार साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई थी, ये तय हो गया था कि कुल जमात की तरफ से ये प्रोग्राम लेना है। उसमें फिर उलमा की तरफ से बार बार और हम सब की तरफ से तकाजा था कि उलमा कौंसिल और दीगर हमारे रुफ़क़ा सब जुड़ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने बखूबी सारे मुताल्लिक़ीन को समझाकर और बताकर मुत्तहिद किया। और ये हम सब के लिए बाइस खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कौंसिल पूरी तरह, जिस तरह जमीयतुल उलमा अरशद मदनी, जमीयतुल उलमा महमूद मदनी, दीगर ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह उलमा कौंसिल पिंपरी चिंचोड़ भी पूरी तरह अपनी हिमायत, अपनी तायीद और अपनी हिम्मत के साथ इस धरने के अंदर शामिल हो रही है। और मौलाना इस पैगाम को लेकर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मौलाना अकबर हाशमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये तो हमारी कमी है, बहुत माजरत के साथ मौलाना तो 11 बजने में 5 मिनट कम पे यहाँ आ चुके थे और उनसे पहले गंगाधर साहब 10:30 बजे आ चुके थे। हम लोग ही की तरफ से ताख़िर हुई। मैं इन तमाम मेहमानों से, हम सब की तरफ से माफ़ी भी चाहता हूँ। और इसी के साथ मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ पहले अपनी बात रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह वसीम सर अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ख़ुशी की बात है, ये उलमा की मजलिस है और माशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हाजी गुलजार साहब, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, हज़रत मौलाना नय्यर साहब और इसी तरीक़े से मुफ्ती अतीक़ साहब और ख़ास तौर पे हमारे अज़ीज़ हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब, इन लोगों की काविशों पर इस मजलिस का इनेक़ाद अमल में आया है। अभी देखो इसमें कैसा है कि मुबहम और इशारतन और किनायतन बात करने से बेहतर ये है कि मैं अपने पूरे टॉपिक पे आकर साफ साफ कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत होती है पहली जो जंग अज़ीम है, जिस वक्त में खिलाफत उस्मानिया ने अपना पूरा सपोर्ट वो रशिया को दे दिया था। और उस वक्त में दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हुए थे, चूँकि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, तो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे उलामा थे, हमारे जो अकाबिर थे, ये 1915 की बात है। ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर वग़ैरह ये जो लोग थे, इन्होंने खिलाफत तहरीक चलाए थे। अब हम लोगों ने बचपन में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की किताब में भी पढ़े होंगे, बाल भारती के अंदर एक सबक था बी अम्मा का। बी अम्मा बोली बेटा जान अपनी खिलाफत पे दे दो बोल के। तो खिलाफत तहरीक जब उस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर चली तो हमारे उलामा हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वग़ैरह उस वक्त में जंग आज़ादी की मेहनतों के अंदर लगे। और हमारे जो अकाबिर देवबंद थे, उन्होंने उस ज़माने में जमीयत उलामा की बुनियाद रखी। एक तरफ हज़रत मौलाना इलियास साहब ने अपनी तहरीक शुरू की। मतलब उलामा जो है वो मुख्तलिफ़ तौर पे इस काम के अंदर लगे हुए थे और अलग अलग एतबार से मेहनतें हो रही थी। अब चूँकि वो ज़माना कैसा था कि उस ज़माने के अंदर ये कोई था ही नहीं, ना कोई पाकिस्तान था, ना कोई बांग्लादेश था। मुसलमान थे और अक्सरियत मुसलमानों की थी और चारों तरफ मुसलमानों का गलबा था अल्हम्दुलिल्लाह। उधर अफ़गानिस्तान, ईरान तक बॉर्डर मिलता था। इधर जो है म्यांमार भी उस वक्त में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये बहुत बड़ा एक मुल्क होता था उस ज़माने में। और ऐसा नहीं है कि बर्मा में हम जो रोहिंग्या मुसलमानों के वाक़ियात आज के ज़माने में पढ़ते, ऐसा नहीं, बल्कि बर्मा के अंदर भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। बड़े बड़े हमारे उलामा के नाम हम सुनते हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा मुल्क था उस ज़माने में। अब उस ज़माने में क्या हो गया, जब मुसलमान एक्टिव हो गए जमीयत के लाइन से, किसी भी एतबार से जंग आज़ादी की मुखालिफत में, तो हिंदुओं ने भी जो है उन्होंने एक महासभा की बुनियाद रखी। और आरएसएस की जो बुनियाद रखी गई 1924 या 25 के अंदर जो उन्होंने बुनियाद रखी, वो इसी बुनियाद के ऊपर रखी कि ये कौम तो मुत्तहिद हो रही है, ये सारे लोग तो खिलाफत यानी रह रहे हैं हिंदुस्तान में, खिलाफत तहरीक वो तुर्की के अंदर है, उसको यहाँ से बैठे बैठे वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अपनी कौम को भी मुत्तहिद करो। अब उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद करना शुरू किया
और आरएसएस जो है वो एक कमरे से 10 बाई 10 के कमरे के अंदर उसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद में उसने हिंदू महासभा के नाम से मुल्क के अंदर जो है जड़ पकड़ना और अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब 1935 में। 1935 के अंदर सबसे पहले ये जो रेजोल्यूशन है, चूंकि उस वक्त में ऐसी मुल्क के अंदर माहौल बन चुका था कि भाई अब अंग्रेज़ों के रवानगी का वक्त आ चुका है और अनकरीब जो है ये मुल्क क्या होने वाला है, आज़ाद होने वाला है। अब हिंदू महासभा के जो लोग हैं उन्होंने जब ये देखे कि मुल्क आज़ाद होने वाला है तो मुल्क के में अक्सर आबादी किसकी है भाई, मुसलमानों की है। और अंग्रेज़ों ने क्योंकि हमको एक निज़ाम दिया था, जमहूरी निज़ाम, इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वो हुकूमत भी अगर यानी हिंदुस्तानियों के हवाले करने वाले थे तो इस बुनियाद पर कि तुम इस मुल्क के अंदर वही निज़ाम को बाकी रखोगे जो निज़ाम हम तुमको देकर जा रहे हो। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बांग्लादेश का जो है, वो तकरीबन 60% आपको सेम टू सेम मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। जो बहुत सारी सज़ाएं वगैरह की जो कलम है वो दोनों तरफ वही चलती है जो अंग्रेज़ छोड़ कर गए। तो बहरहाल मुझे आपको ये बताना है, तो जब हिंदू महासभा के लोगों ने ये देखा कि मुल्क अगर आज़ाद हो जाता है और मुल्क आज़ाद होने के बाद में इस मुल्क में आबादी तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है, तो फिर यहाँ पे इलेक्शन भी होंगे। अच्छा, इलेक्शन उस ज़माने में भी होते थे, 1935-30 के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी, और माशाल्लाह बड़े मुसलमान उसके अंदर जो है वो इलेक्शन जीत कर भी आते थे, पार्लियामेंट में भी जाते थे। अब उन लोगों ने ये देखा कि पूरा, यानी वो ज़माने में तो तकसीम का कोई सवाल ही नहीं था। अब ये मुल्क में अगर इलेक्शन होंगे तो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मेंबर मुसलमान रहेंगे, फिर प्रधानमंत्री भी मुसलमान बनेगा, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के कंट्रोल में रहेंगी। तो 1936 में हिंदू महासभा का जो रेजोल्यूशन पास हुआ और उनकी जो महासभा थी उसके अंदर अहमदाबाद के अंदर सबसे पहले सावरकर ने ये उस अधिवेशन के अंदर 2 नेशन की बात रखी। सबसे पहले इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों पर। किस पर लगाया जाता है भाई? मुसलमानों पर, कि मुसलमानों ने ये बात रखी, मुसलमानों ने नहीं रखी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने कपिल सिब्बल का बयान आज से 3 दिन पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पूरे पार्लियामेंट के सामने जो कहा, मैं आपको उनकी बात सुना रहा हूं। राज्यसभा के अंदर उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कही कि तो अमित शाह को उन्होंने जवाब दिया, बोले सर आप 2 नेशन थ्योरी का जो ठिकरा है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो सबसे पहले सावरकर ने रखी थी। उसने हिंदू महासभा के जलसे के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया। बोले भाई देखो, अगर ये 2 मुसलमानों को उनका एक इस्लामिस्तान दे दो, हम अपना जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। अगर एक ही मुल्क के अंदर सारे लोग रहेंगे तो कयामत तक भी इस मुल्क का वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर कोई हिंदू नहीं बन सकता, कयामत तक भी नहीं बन सकता। इसके लिए मुसलमानों को उनका एक इस्लामिस्तान अलग करके दे दिया जाए। ये उसने सबसे पहले बात छेड़ी और उसके छेड़ने के बाद फिर मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बना। और वो माहौल बनने के बाद में चूंकि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग थे, हमारे अकाबिरीन में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और ख़ास तौर पर हम उलामा इकराम एक नाम भूल जाते हैं और वो नाम है हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह का। हम लोगों को सिर्फ उनकी क़ससुल कुरान पता है बस, उसके अलावा हमको ये नहीं मालूम है कि वो अंग्रेजों के ज़माने में भी लोकसभा के मेंबर रह चुके थे और मुल्क आज़ाद होने के बाद भी मीरठ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और हज़ारों की तादाद में जो है लीड के साथ में वो जीत कर आए थे। यह हम उलमा अक्सर हमारे बयानों में जंग आज़ादी के वाक़ियात में हमारे जो गिने चुने अकाबिर है उन्हीं का नाम आता है। हालांकि मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी के बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये भी हमारे इल्म में होनी चाहिए कि मुल्क आज़ाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने अकेले ने नहीं लिखा वो उनके साथ में एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक पूरी कमेटी थी, उसमें 5-6 लोग थे और वो 5-6 लोगों के अंदर मुसलमानों की तरफ से जो थे वो कौन थे भाई? हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह।
वो मौलाना, और वो उस वक्त में MP थे, वो लोकसभा के मेंबर थे, ये खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। बहरहाल, तो उस वक्त के अंदर, उस जमाने के अंदर, अब चूंकि मुल्क जब आजाद होने लगा तो मुल्क के आजादी के वक्त में RSS जो था, इन्होंने जिस वक्त में मुल्क आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में जो मुल्क था, मुल्क तकसीम भी हो गया। तकसीम होने के बाद में इन्होंने देखा कि मुल्क आजाद होने के बाद में मुल्क को, हमारे मुल्क को जो है उसको एक जमहूरी मुल्क रखा गया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके आर्टिकल नंबर 15 और उसके जो 14 है, 14 के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इस बात की सबको फ्रीडम और आजादी दी गई है कि मुल्क के अंदर कभी भी कोई कायदा कानून वो रंग भेद, नस्ल, रेस और मजहब के नाम पर नहीं बनाया जा सकता है। और उसके एतबार से हमको सबको आजादी है। जो लोग मेरा सबक रोजाना पाबंदी के साथ में अगर सुनते होंगे इस मजलिस में, शायद उनको याद होगा मैंने 2-4 दिन पहले ये जो टीवी पे काले और गोरे के एडवर्टाइजमेंट बताए जाते हैं, उसके बारे में भी बताया था कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भी ऐड नहीं बताए जा सकते हैं, क्योंकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को वो फ्रीडम दिया गया है। आप रंग भेद, नस्ल, मजहब और कलर के और जन्म स्थल के एतबार से किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मुल्क आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में अब RSS जो चाहता था वो हुआ नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई मुसलमानों को जो इस्लामिस्तान मिल चुका है पाकिस्तान के नाम से, अब ये मुल्क जो है इसको तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन यहां भी मुसलमानों को बराबर का अधिकार मिला, बराबर का हक मिला। और वो क्यों मिला मुसलमानों को? वो इसलिए मिला क्योंकि मुसलमान भी मुल्क छोड़ के जब जा रहे थे, आप सुनो हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो तकरीरें अभी भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। हजरत मौलाना खुद मुल्क के वजीर तालीम होने के बाद भी दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर जुमा का बयान और खुतबा दिया करते थे, और उसके अंदर मौलाना लोगों को रोकते थे। निज़ामुद्दीन और वो जो दिल्ली, नई दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है, इसलिए कि जो निज़ामुद्दीन का स्टेशन है वहीं से रोजाना शाम के वक्त में एक ट्रेन निकलती थी जो लाहौर के लिए जाती थी। अब वो बहुत लंबे चौड़े किस्से कहानियां हैं पार्टीशन के, अभी मुझे वो सारे डिटेल्स नहीं बताने का है। मैं सिर्फ यहाँ पे मुद्दा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे बड़ों ने जो जाने वाले मुसलमान थे रोका उनको। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से लोगों ने कहा, हजरत यहां पे आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको बाकी भी नहीं रहने देंगे, आपके इबादतों के मसाइल पैदा होंगे, चलो वहां पे जो हमारा अपना एक इस्लामिस्तान बना हुआ है। तो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बोले भाई उस इस्लामिस्तान में जाने को दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन करूं क्या? ये ताजमहल और दिल्ली की जामा मस्जिद के मीनारे झुक झुक कर मुझसे ये कहते हैं कि अताउल्लाह हमको किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हो? हमको किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हो? तो हमारे बड़ों ने रोका मुसलमानों को इस मुल्क में, अरे अगर तुम चले गए ये मस्जिदें वीरान होंगी। और आज भी पंजाब का सफर करके देखो आप, पंजाब के देहातों के अंदर, हरियाणा के देहातों के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिदें 500-500 मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे, आज भैंसों के तबेले बने हुए हैं। आज भी मौजूद है वो सारी जगह मस्जिदें। अभी एक 8-15 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ने मिली थी, वैसी ही एक मस्जिद हमारे सिख भाइयों ने उसको साफ सूफ करके मुसलमानों के हवाले किया। बोले भाई ये तो मस्जिद है, इसको ना आबाद करो बोल के। तो खैर अभी वो सारे डिटेल्स में मुझे जाना नहीं। मुद्दा ये है, उस वक्त में गांधी जी का जो कत्ल हुआ वो इसी बुनियाद के ऊपर हुआ कि भाई तुमने मुसलमानों को बराबरी का हक क्या हिसाब से दिया बोल के। तो उनका 1935 का जो उन लोगों ने जो तय किया था कि हमको इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना है, उसको वो लोग भूले नहीं। उनका जो एजेंडा था आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये सारी चीजें उनके एजेंडे के अंदर थी कि बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर की तामीर करना है। ये सारी बातें उनके एजेंडे में थी कि 3 तलाक का बिल खत्म करना है और इस मुल्क से मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लाना है। ये सारी बातें उनके एजेंडे में थी कि मुसलमान इस मुल्क में रहे लेकिन सेकंड दर्जे का सिटीजन बनकर रहे। ये सारी बातें, और हम देख रहे हैं
आज 70-72 साल हो चुके हैं मुल्क की आजादी को। उनके एजेंडे में जितनी बातें थी उन्होंने आहिस्ता 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 करके वो सारी बातों को मुल्क के अंदर लागू कर दिया। वो चाहते थे कि मुल्क का वजीर आजम उनका आदमी रहे, आज वजीर आजम उनका आदमी है, सदर उनका आदमी है, होम मिनिस्टर उनका आदमी है, कई स्टेट्स के जो सीएम है वो उनके हैं, हजारों कलेक्टर उनके हैं, बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर। उन्होंने अपने लोगों को जो उनका मिशन था उसमें कामयाब हो गए, और कामयाब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी एक एक चीज को लागू करते हुए 3 तलाक बिल पास कर दिया। थोड़े दिनों के बाद में अब आगे ये चीज भी आने वाली है जो बाज़ाब्ता उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, पूरे मुल्क में हम कॉमन सिविल कोड भी लागू करेंगे। और उसी में ये एक उनके मैनिफेस्टो के अंदर था सीएबी और एनआरसी। एनआरसी एक्चुअल में इसके अंदर वो थोड़ा सा फंस गए। ये सीएबी उन्होंने पहले लाना चाहिए था, बाद में एनआरसी, लेकिन आसाम में पहले एनआरसी लेकर आ गए। 1600 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद फिर अक्ल ठिकाने पे आई, अरे नहीं ये पहले करना था वो बाद में करना था बोल के। तो चूंकि आसाम का जो मसला है, आसाम की एनआरसी, यहाँ की एनआरसी, अब वो हम आगे दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये आज जो मसला चल रहा है सीएबी और एनआरसी का, अब इन्होंने क्या किया, उनके जो एजेंडे थे वो एजेंडों में ये भी एजेंडा था कि मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर सेकंड दर्जे का सिटीजन कैसे बनाया जाए। अब वो बनाने के लिए सबसे पहले तो जो आसाम का मसला चल रहा था कि फिर बंगाल अलग, बांग्लादेश वहाँ से अलग हो गया। अलग होने के बाद में हजारों लोग जो थे इधर से उधर हो गए। उसके बाद में वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों की सालों से मांग चल रही थी, भाई यहाँ पे एनआरसी लागू करो, एनआरसी लागू करो, जो बांग्लादेशी है उनको वापस भेजो, हमारे यहाँ पर जो है हमारे लोकल लोगों को काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। अब इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो था, इन्होंने आसाम के लोगों को आश्वासन दिया हमको वोट दो, हम आने के बाद में यहाँ पे एनआरसी लागू करेंगे। लोगों ने उनको वोट दे दिया, उन्होंने वहाँ पे एनआरसी लागू कर दी। और एनआरसी का मकसद ये था मुसलमानों को हिरासा करना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसे जलीलो खार कर दिया। जो 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में आए उसमें जो है 14-15 लाख तो हिंदू है। मुसलमान अब बचे कितने उसके अंदर, 2-4 लाख मुसलमान उसमें बचे हुए हैं। और अफसोस के साथ अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, उसकी भी आपको रियलिटी बताता हूं। जिन 19 लाख लोगों के नाम आए हैं और जिसको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा जा रहा है, वो उनमें भी अक्सर बांग्लादेशी नहीं है, उनमें अक्सर वो यूपी के, बिहार के, झारखंड के और वेस्ट बंगाल के गरीब लोग हैं जो आसाम में जाकर चाय के बागों में काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, उनके बाप दादा मर गए, ये दूसरी तीसरी नस्ल वहां पे है। अब जो गांव के रहने वाले थे बिहार या झारखंड या बंगाल के अंदर, वो गांव में आए तो वहां की वोटर लिस्टों से उनके नाम निकल गए, वहां की वोटर लिस्टों में इन्होंने अपना नाम नहीं डाला और बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ओरिजिनल वो रहने वाले इंडिया के ही है और वही लोगों को बांग्लादेशी के नाम से पकड़ पकड़ के वो बेचारे 19 लाख लोगों के नाम उसके अंदर आ गए। हालांकि ना वो बांग्लादेशी है ना घुसपैठी है, वो कहां के है भाई, हमारे अपने ही मुल्क के हैं। एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, अपने माँ बाप की फिक्र, गांव में पैसे भेजना है वो करेगा या फिर कागजात अपने बराबर प्रॉपर रखेगा। अरे यहाँ मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके कागजात हमारे पास में ढंग से होते नहीं है, ये कौन फिक्र करते बैठा ये कागजात की। खैर, अब जो हमारा मेन मुद्दा है, फिर क्या हुआ, एनआरसी में जब जलील हो गए उसके बाद में फिर उन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए कि हम जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, मुसलमान के अलावा कोई भी है, उन सबको सिटीजनशिप देंगे। और किसको नहीं देंगे भाई, मुसलमानों को नहीं देंगे। अब ये जब उन्होंने लेकर आए तो फिर आसाम के लोग रोडों पे, रास्तों पे निकल गए। जो पिछले 5 दिनों से आसाम में तमाशा चल रहा है, आप लोग जो मेरा अगर सबक सुनते होंगे उनको पता होगा, मैं रोज सारे हालात रोजाना बता रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर भी हमारा सबक जो आता है और उसके अलावा जो मैं भेजता हूं, आसाम किस तरीके से जल रहा है। आज का जो मेरा सबक है उसमें मैंने बताया हूं, मुर्शिदाबाद के अंदर 5 रेलों को, जो ट्रेनें हैं, पूरी ट्रेनों को फूंक दी पब्लिक ने। 7 रेलवे स्टेशन जला दिए गए, 15 गवर्नमेंट की बसें, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। जो अनऑफिशियल है आपको उसकी गिनती भी नहीं लगा सकते।
आसाम पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहां के सारे लोग रोडों रास्तों पे निकल चुके हैं। उनका कहना यह है भाई जब तुमको सिटीजनशिप ही देने का था तो अरे तो एनआरसी काय के लिए फिर 16,000 रुपये करोड़ रुपये काय के लिए खर्चा किए, फिर एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा सीधा क्या लागू करना चाहिए था, सीएबी। और हमारी मांग ये थी कि एनआरसी के जरिए से इनको बाहर करो। अब जब तुम इनको ही सिटीजनशिप दे रहे हो तो हम पिछले 50 साल से जो बॉम्ब मारते बैठे हैं, फिर हमारा मतलब क्या आया इतने दिन की मेहनत करके। अच्छा, अब इसमें मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? हम मुसलमान जो यहाँ पे मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए असल जो हमारी जो लड़ाई है, हम इस बिल के अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि अमित शाह जो है, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है, वो तो पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आज तुमने सीएबी के जरिए से जैन को, सिखों को, बाकी दूसरे लोगों को सिक्योरिटी दे दी, मुसलमानों का नाम उसमें नहीं। लेकिन कल जब तुम एनआरसी लागू करेंगे और उसके अंदर यह लिखा हुआ होगा कि तुम 1947 से पहले के अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो, कहां से लेके आएंगे हम? यहां साला मोटरसाइकिल का आरसी बुक ठिकाने पे नहीं है, यहां लाइसेंस अपन जेब में रखते नहीं। जब मोबाइल का सिम कार्ड लेने का जब मोबाइल वो लाइसेंस यूज में आता है, वो पेपर हमारे बराबर से नहीं है। 1947 से पहले से कि हमारे बाप दादाओं को कब्र में से खोद के निकाल के फिर वहां से उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। फिर असल हमारी जो लड़ाई है, हम जो यहां पे जमा हुए और ये जो पूरे मुल्क में धरने आंदोलन हो रहे हैं, वो ये मुद्दे को लेकर। हमको भी कोई एतराज नहीं है। अरे दो ना बाबा, तुम जो 60,000 जो अमित शाह बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, 60,000 सिख वहां से आ गए और इतने हजार हिंदू आ गए और उतने हजार हिंदू आ गए। अब यानी ये लोगों को अक्ल नहीं है। ये बिल पास करके ऑलरेडी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रहने वाले माइनॉरिटीज हैं, उनको तकलीफ देने का काम है ये। कल मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वो मुल्कों के अंदर जो हिंदू रहने वाले हैं, उन्होंने बोले बेवकूफों को अक्ल नहीं है। अब यहाँ के लोकल लोग हमको ये बोल रहे हैं भाई इंडिया में तो तुमको सिटीजनशिप मिलने वाली है, तो यहाँ क्या कर रहे तुम? छोड़ो, अब यहाँ के घर छोड़ो, खेती बाड़ी छोड़ो। बांग्लादेश के 2 मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले थे, एक अब्दुल मोमिन जो वहाँ के वजीर खारजा है और वहाँ के असदुज्जमा जो वहाँ के होम मिनिस्टर है, वो दोनों 12 तारीख को यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक के लिए आने वाले थे। दोनों ने अपना सफर कैंसिल किए। अरे क्या लगाए बोले ये उठे क्या छूटे, उठे क्या छूटे, पार्लियामेंट में बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो बांग्लादेश वो नहीं है, वो पुराना जो बांग्लादेश हुआ करता था। आज बांग्लादेश वो बांग्लादेश है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उससे हाथ मिलाना चाहता है। चाइना के बाद पूरे दुनिया में सबसे 1 नंबर पर अगर किसी का एक्सपोर्ट है, किसका है भाई? वो बांग्लादेश का। हमारी जीडीपी यहां पे अब कल जैसा राहुल गांधी ने बताया कि 2.5% हमारी जीडीपी आ चुकी है, बांग्लादेश की जीडीपी 11% तक पहुंच चुकी है। चाइना के बाद वर्ल्ड में वो गया बांग्लादेश, नाव में घूमने वाले, मच्छी पकड़ने वाले और धान का खेत पे पेरने वाले, वो बांग्लादेशी नहीं रही है। ये बांग्लादेशी वो है, हमारे यहाँ पे दाल चावल एक्सपोर्ट कर सकते, रमजान के महीने में इफ्तारी की जरूरत पड़ी तो भेज सकते। वो बांग्लादेश बदल चुका है ये। अभी खैर मुझे वो टॉपिक पे नहीं आना है। तो बांग्लादेश जो है, क्योंकि उसकी एक अलग स्टोरी है, मैं कभी इंशाल्लाह मेरे सबक में उसको लूंगा अलग से। लेकिन अभी मुझे आपको यह बताना है कि वहां के जो 2 आने वाले मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी यात्रा को क्या कर दी है भाई? कैंसल। अच्छा, उन्होंने ही नहीं की है, जापान के वजीर आजम शिंजे आबे वो भी आने वाले थे गुवाहाटी के अंदर, क्योंकि उनका कितने लाख क्या हजार करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का इरादा था। इसलिए उन्होंने बोले दिल्ली में हम बैठक नहीं करेंगे, जहां पैसा लगाने का है उस शहर में करेंगे। वो शहर तो पूरा जल रहा है, आते क्या फिर वो यहां पर कैंसल कर दिए। मतलब गवर्नमेंट को इतना भी सेंस नहीं है, उनके ये फैसले की वजह से देश की इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ रहा है। और वो आसामी लोग, आज की न्यूज है, मेरे आज के सबक में भी है कि यूके के अंदर, लंदन के अंदर उन्होंने जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसके बाहर उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हुए। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, असल जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि एक्चुअल में हमको कोई एतराज नहीं है,
तुम दोनों देशों तीनों देशों से नहीं बल्कि म्यांमार से भी, चाइना से भी, नेपाल से भी और कोई आजू बाजू के होंगे, नहीं होंगे तो हमको बोलो, हम टाटा 407 लेके जाते और सबको लाके देते तुमको यहाँ पे, उनको भी सिटीजनशिप दो, कोई एतराज नहीं है हमको। लेकिन हमको एतराज ये है इसके बाद जो तुम एनआरसी लागू करेंगे और हमको ये बोलेंगे कि 1947 से पहले तुम्हारे बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो वो हम कहां से लेकर आएंगे? इनको तो तुमने सिक्योरिटी दे दी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले का भी रहेगा तो चलेगा, यानी उनका तुमको चलेगा और हमारा कब का चाहिए भाई? 47 के पहले का। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसके लिए हमको एतराज़ है, इसके लिए हम CAB के अगेंस्ट में हैं, इसके लिए हम NRC के अगेंस्ट में हैं। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के हमारे वकील साहब से दरख्वास्त करूँगा वो इज़हार ख़याल फरमाएं।